पॉलिटिकल साइंस आपको ये बताता है कि आपकी जो स्टेट किस तरह से रेगुलेट हो रही है या किस किस्म की गवर्नमेंट काम कर रही है, सही है। तो वहाँ का जो निज़ाम हुकूमत है स्पेसिफिकली पॉलिटिकल साइंस इससे डील करता है, ठीक है। तो एक रियासत में रहते हुए कितनी किस्म की हुकूमतें हो सकती हैं, ये 3-4 तरीकों से क्वेश्चन आ सकता है। या तो इसी नाम से आ जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, या फिर अलग अलग गवर्नमेंट पे आ जाएगा कि ये आप एक्सप्लेन करें। तो मैंने एक ही क्वेश्चन मर्ज करके बना दिया है कि शुरू का जो बिगनिंग इन हेडिंग्स होंगी वो सेम होंगी और जहां से जो चीज पूछी होगी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। ओके। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोडक्शन। अ गवर्नमेंट इज द सिस्टम और ग्रुप ऑफ पीपल गवर्निंग एन ऑर्गेनाइज कम्युनिटी ऑफन अ स्टेट। देखें, ये एक ऐसे सिस्टम है जिसे ऑर्गेनाइज वे में कुछ ग्रुप ऑफ पीपल रेगुलेट करते हैं, ठीक है। In the case of its broad associative definition, government normally consists of legislature, executive and judiciary. देखें, जब आप गवर्नमेंट की बात करते हैं ना, तो ये कई चीज़ों का मजमुआ है जिसमें आपकी पार्लियामेंट भी आ जाती है, ठीक है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाता है एग्जेक्टिव साइड, और आपकी जुडिशरी भी आ जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट इज अ मींस बाय विच ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज आर एनफोर्स्ड एज वेल एज अ मैकेनिज्म फॉर डिटर्मिनिंग पॉलिसी। ये एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए जो ऑर्गेनाइज वे में पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट होती हैं उनको इन्फोर्स किया जाता है और एक सिस्टम डेवलप किया जाता है कि कौन सी पॉलिसी स्टेट के लिए ठीक रहेंगी, ठीक है। ईच गवर्नमेंट हैज़ अ काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अ स्टेटमेंट ऑफ इट्स गवर्निंग प्रिंसिपल्स एंड फिलॉसफी, ठीक हो गया। और हर हुकूमत का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है या कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, एक फ़लसफ़ा होता है जिसके तहत उन्होंने रियासत चलानी होती है। Derivation. The word government derives ultimately from the Greek word interpretation of word government. The Columbian Encyclopedia defines government as a system of social control under which the right to make laws and right to enforce them is vested in a particular group in society. Clear है? सही है जी। ये क्या सोशियोलॉजी का भी पार्ट है इसके अंदर? ये सोशियोलॉजी का हिस्सा है, मतलब एज अ होल आप सोशियोलॉजी कहेंगी, लेकिन उसका जो एक एस्पेक्ट है उस एस्पेक्ट के तौर पे पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ रहे हैं, ठीक। एशियन क्लासिफिकेशन। In ancient time, Aristotle classified government on the basis of principle of number and the principle of purpose. अब कदीम ज़माने में अरिस्टोटल गवर्नमेंट की क्लासिफिकेशन दो तरीकों से करता है, एक तो तादाद के लिहाज से और एक मकसद के लिहाज से, ठीक है। On the basis of principal purpose, the government is of two types: normal form of government and the perverted form of government. The normal form of government is one when the ultimate aim of the government is the welfare of the people, ठीक है। The perverted form of government is one when the government seeks to promote the personal interest or the group interest of the rulers. यहाँ तक क्लियर है आपको? जी, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा देखिए, नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो करता है ना बात, वो ऐसे करता है कि लोगों की फलाह बहबूद के मुताबिक ही हुकूमत चलाई जाएगी, ठीक है। जबकि परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये कहता है कि रूलर का असल मकसद देखा जाता है कि वो हुकूमत करना क्यों चाह रहा है, ठीक है। ठीक हो क्लियर है आपको? जी। अच्छा जी। अरिस्टोटल कंसिडर्ड अरिस्टोक्रेसी एज द बेस्ट एंड पॉलिटी एज द मोस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो अरिस्टोक्रेसी बेसिकली डिक्टेटरशिप है, मतलब एक हुक्मरान की हुकूमत, वन मैन रूल, ठीक है, वो इसको सबसे बेस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म मानता है गवर्नमेंट का, ठीक है। इसमें सिर्फ एक बंदे की हुकूमत होती है, ग्रुप ऑफ पीपल की। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है जी। अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन देखते हैं। Political scientists Montesquieu, Rousseau, Blunt's, Marriott, and Leacock have classified the government. Of these, the classification of Leacock as the best. Leacock has classified government in the following way. Number one, on the basis of the location of sovereign power, government is divided into two classes: dictatorship and democracy. ठीक हो गया? Number two, on the basis of the method of acquiring power by the head of the state, the democratic government may be divided into two divisions: constitutional monarchy and the republic. Clear? क्लियर है जी। Number three, on the basis of the relation between the executive and the legislative, the democratic government can be divided into two categories. Number one,
parliamentary form of government, and number 2 presidential form of government. ठीक है. Number 4, on the basis of distribution of power between the center and the province, the government is divided into two divisions, the unitary and federal government. यहाँ तक clear है? Clear है जी ठीक है. ली कॉक की सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन मानी जाती है, तो हम इसकी पढ़ने लगे. ठीक है. ये जिसमें आपको डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिक, मोनार्की भी मिलेगा. मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनली तो हैसियत दे दी जाती है कि हेड ऑफ द स्टेट है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई और हुकूमत देख रहा होता है. ठीक है. ठीक. अच्छा, ये इस तरह की है, तो ये बेशक आप ये स्किप कर सकती हैं. अब फिलहाल हम क्लासिफिकेशन ऑफ लीकॉक पढ़ने लगे स्टेप बाय स्टेप. ठीक है. एक एक. अब सबसे पहले हम डिक्टेटरशिप देखते हैं. In this system of administration, the sovereign power of the state is vested in the hands of one person. This system is called the dictatorship. The dictator is the head of all powers of the state. He is the source of supreme power. Nobody can prevent him from exercising his power. यहाँ तक clear है आपको? The ideal of dictatorship is one country, one nation, and one leader. All the power of the state are centered in the hands of the dictator. He is not accountable to anyone, anybody for his activities. Everybody is compelled to obey his orders. ये aristocracy में भी यही ingredients हैं और dictatorship में भी यही आते हैं. यहाँ तक clear है आपको? ये इसकी explanation. ठीक है. In dictatorial administration, there is one political party under the dictator. The dictator conducts his administration with the advisor after his liking. The advisors are responsible to him and their duration of work depends on his satisfaction. Hitler of Germany, Franco of Spain and Mussolini of Italy were the dictators. अब इसमें से आप characteristics भी निकाल सकती हैं. ठीक है. Scope भी निकल सकता है, nature भी निकल सकता है. ठीक है. और इसकी एडवांटेजेस, ये एक ही पैराग्राफ को आप कई तरीकों से यूज़ कर सकती हैं. मैंने इसका शॉर्ट एक हैंड आउट और भी बनाया, तो उसके साथ मैं आपको ना अटैच करके भेज दूंगी. यहाँ तक तो क्लियर है ना मेरी बात? मैंने अलहदा से भी बनाया हुआ है. मेरिट्स ऑफ डिक्टेटरशिप. In this system, the dictator can take quick decision. He is not accountable to anybody, nor does he have to consult anybody, so it is possible on his part to take quick decision and work. The dictator, by his able leadership, can lead the underdeveloped country to economic and social development and progress. Under his leadership, he can achieve development in art, literature, and science. The whole country is guided in the same way under the dictator. As a result, the national unity and integrity become strong. हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है आपको? जी क्लियर हो गया. इसको वैसे थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर दें. अच्छा चले, मैं आपको कर दें. देखें, जहाँ पर डिक्टेटरशिप है ना, वहाँ पर जल्दी क्विक फैसले करना आसान होता है, क्योंकि वो किसी को जवाबदेह नहीं है, उसको कंसल्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो वो क्विक डिसीजन लेगा, जिसकी वजह से डेवलपमेंट भी होगी और साथ ये है कि नेशनल यूनिटी, इंटेग्रिटी भी मजबूत होगी. ठीक है. क्योंकि ये इसमें वन नेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है. ठीक हो. The merits of dictatorship. Under dictatorship, the people do not have independence. It is against personal freedom. Nobody can make any criticism. The different opinions are suppressed by force. Dictatorship gives rise to violent nationalism and military power. This system is against internationalism. As the dictator is not accountable to anybody, he can do anything he likes. This is an autocratic system. This administrative system is temporary because with the death of the dictator, his rule ends. हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? ये इसको भी एक्सप्लेन कर. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हम डेमोक्रेसी देखते हैं. डेमोक्रेसी मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पीपल. The administrative system where the sovereign power of the state is vested in the people is called democracy. When people are the sources of all power and the responsibility of conducting administration is vested to the people, it is called democracy. यहाँ तक clear है? मतलब अवाम की तंजीम होगी, सारा इख्तियार का दारो मदार वही है. The political scientists have said that in democracy there is a system where all the people can take part in administration. So it is said that the government or the administrative system where the opinion of the people are valued most and the administration is conducted by the representatives of the people is called democracy. The former president of United States of America, Abraham Lincoln, has given a popular definition of democracy.
According to him, democracy is a government of the people, by the people, and for the people. Democracy is of two types, direct and pure democracy. Number two, indirect and or representative democracy. Clear है आपको यहाँ तक? ये जो है डायरेक्ट और प्योर मैं डेमोक्रेसी, आपको ये बताती हूँ, आगे हमने पढ़ना भी है। डायरेक्ट बेसिकली ये होता है कि जो आपके लोग होते हैं ना, वही हुकूमत करते हैं। इसमें ठीक कोई नुमाइंदगी के लिए कोई वोटिंग वगैरह इलेक्शन कंडक्ट नहीं होता, क्योंकि ये पहले जमाने में होता था, लोग कम होते थे, तादाद इतनी होती नहीं थी, तो वही लोग हुकूमत साजी कर लेते थे, ठीक है। लेकिन बाद में जब डेवलप हुआ है, मॉडर्न सिविलाइजेशन आई है, तो फिर ये होता है कि इलेक्शन कंडक्ट करके एक खास परसेंटेज के मुताबिक ग्रुप ऑफ पीपल को सिलेक्ट किया जाता है कि वो एग्जेक्टिव डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है आपको? हाँ जी क्लियर। अच्छा, अब इसके आगे तफसील भी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, अच्छा अगर ये ओवरऑल आया ना सारी गवर्नमेंट्स पे, तो इतनी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक थोड़ा थोड़ा हाँ। लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली आपसे डेमोक्रेसी पूछता है, फिर आपको तफसील देनी पड़ेगी, वहां पर ही आपके काम आएगा, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वेयर द सिटीजंस डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन is called the direct or pure democracy. In ancient Greece, direct democracy was in vogue, मतलब अमल में थी, प्रैक्टिकली इसकी एप्लीकेशन थी। इन एशियन ग्रीक सिटी स्टेट्स, ऑल द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट वुड असेंबल इन अ स्पेशल प्लेस टू पास लॉ, assess tax, appoint employees, carry on judgment, etc. As the city state and the population were small in size, conducting administration directly was possible. There was no necessity for election or sending representative, but in modern state with vast population, direct democracy is not possible. But in some countries of Switzerland, direct democracy is still partially in vogue. यहाँ तक क्लियर है आपको? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर अच्छा देखें, इसमें पता क्या होता है, इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में ये होता है कि सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। ग्रीस में, एशियन में ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल इसकी एप्लीकेशन थी। खुद ही लोग अपनी गवर्नमेंट बनाते थे, कानून साजी करते थे, क्योंकि उस टाइम जो आबादी थी वो कम थी, ठीक है। तो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करना आसान होता था, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाए और हुकूमत साजी के लिए भेजा जाए। लेकिन मॉडर्न स्टेट में वास्ट पॉपुलेशन की वजह से डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ ये है कि स्विट्ज़रलैंड जैसे इसके चंद ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ये कुछ ऐसे आपको मिलेंगी स्टेट्स जिनकी आबादी कम होगी। क्लियर है? क्लियर है जी। जी ठीक है। अच्छा, उसके बाद है इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, the administrative system where the citizens do not participate in the administration directly but run the administration through the elected representatives is called the indirect or representative democracy. ठीक है, डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए वो रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर लेते हैं। इसे इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है। इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एडमिनिस्ट्रेशन। द इलेक्टेड representatives remain responsible to the people for their activities. In the modern democratic state, indirect representative democracy is in vogue. To mean democracy at present is to mean indirect democracy. In modern times, democracy is the most popular administrative system. हाँ जी क्लियर है? इसको थोड़ा सा अपने वर्ड्स में तो मैं अपने वर्ड्स में इसको बता देती हूँ। देखें, चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए ये हुकूमत साजी की जाती है, क्योंकि मॉडर्न में आपको वही बात मैं दोहराऊंगी कि वास्ट पॉपुलेशन है, तो अब ये मुमकिन नहीं है कि डायरेक्टली सिटीजन ही हुकूमत साजी कर सकें, ठीक है। तो मुख्तलिफ इलाकों से उनकी पॉपुलेशन के तनासब से रिप्रेजेंटेटिव्स मुंतखब कर लिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके मेरिट्स देखते हैं डेमोक्रेसी के। Merits of democracy. In the system of democratic administration, attention is given to the interest of the people. The representatives are elected by the people, and as they are accountable for their activities, they are conscious of the welfare of the people. In democratic system, all the citizens can equally take part in political activities. पहला point clear है आपको? क्लियर है जी। This principle of equality is the characteristic of democracy.
Democracy safeguard the fundamental rights of the citizen. As a result, there is sufficient opportunity and independence of the citizen for the development of their personality. In this system, the people actively take part in administration and political consciousness is created in them. यहाँ तक क्लियर है आपको, या मैं ये आपको ब्रीफ लास्ट करूँ? अच्छा, लास्ट लास्ट में पॉइंट। ये कहा गया है कि लोग भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उनमें भी कॉन्शियसनेस डेवलप की जाती है कि उनके राइट्स क्या हैं, उन्हें भी पता होना चाहिए कि हुकूमत कैसे काम कर रही है। ये डेमोक्रेसी में मुमकिन होता है। ठीक है। To realize the problem of the country by taking part in development activities, discussion and criticism of government policies and activities, patriotism grows among the citizens. Clear है? क्लियर है जी। अच्छा, the merits of democracy. Many political scientists consider democracy as the administration of the incompetent. काफ़ी जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं उनका मानना है कि जो डेमोक्रेसी है ना, वो इनकॉम्पिटेंट लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन समझी जाती है। पता है वजह क्या है? कि आप तो अपने लोगों को मुंतखब करने के लिए कुछ भी करवाते हो, ठीक है ना, कि वो खड़े हो जाएं। अब ये उसमें आप तादाद देखते हो, ये नहीं देखते कि उनके एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज हैं कि नहीं है, तो उससे काफ़ी गलत डिसीजन भी हो जाते हैं। ठीक है। Many political scientists consider democracy as the administration of the incompetent. When the people elect their representative, they cannot elect competent and expert persons due to their ignorance and want of education. As a result, to form a good government or to introduce improved administrative system is not possible. In democracy, importance is given to quantity. Due to majority, many wrong and faulty decisions are taken. Sometimes, since ignorant and common people conduct democracy, this administrative system does not help the growth of art, literature and science. हाँ जी, क्लियर है? क्लियर है जी। थोड़ा सा इसको अपने वर्ड्स में बता दें। अच्छा, देखें, इसमें ये कहा गया है कि आप इसमें ये नहीं देखते कि आप कहते हैं ना मेरा बंदा खड़ा होना चाहिए, तो आप इग्नोरेंस में ये भी नहीं देखते कि उसकी तालीम उतनी है कि नहीं है, या उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है कि नहीं है, तो आप ज़्यादा तादाद को तरजीह देते हो, ये नहीं देखते कि क्वालिटी है कि नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी गलत डिसीजंस हो जाते हैं। तो इग्नोरेंट एंड कॉमन पीपल के लिए तो वो यही है ना कि हमारा बंदा खड़ा होना चाहिए, हमारा बंदा जीतना चाहिए, तो उससे ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो टास्क है ना, वो आहिस्ते आहिस्ते क्या जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, प्रोग्रेस की तरफ नहीं जाता। क्लियर है? ठीक है जी। In this administrative system, there are many political parties. The formation of party, publicity, and election are expensive. This government is not stable, as democracy is dependent on changeable opinions of the people. The political parties spend huge money in the election. देखें, ये अवाम की राय पर ही मुनसर है ना, तो ये गवर्नमेंट तो स्टेबल नहीं है। जब वो हुकूमत उल्टेगी, ठीक है ना, पर डिक्लाइन की तरफ जा रही है, लोग उनको अहमियत नहीं देंगे और इलेक्शन में जीतने के लिए बहुत ज़्यादा अखराजात किए जाते हैं, पैसा खर्च किया जाता है अपनी तरफ माइल करने के लिए। ठीक है, तो ये भी नेगेटिव एस्पेक्ट है इसका। क्लियर है? हाँ जी। As there is no stability of this government, it is not possible to materialize long-term planning of development of the state. It is also not possible to maintain the definite continuity of the government policy with the change of government. This government fails to take good steps in emergency as the decision is to be taken through discussion. But in spite of many faults, democracy is the most prevalent administrative system in the world. अच्छा, इसमें ना स्टेबिलिटी नहीं पाई जाती। हम इसमें लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के प्लान्स नहीं बना सकते क्योंकि हुकूमत चेंज होती रहती है। हाँ, लेकिन एमरजेंसी की सिचुएशन में ये कारआमद साबित होती है। फिर भी स्टिल फॉल्ट्स होने के बावजूद इस सिस्टम को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, ये प्रिवेलेंट है सिस्टम। जी क्लियर है? जी क्लियर। अच्छा जी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन where the head of the state gets power through heredity and remains the head only in name is known as constitutional monarchy. जैसे कि ब्रिटिश में किंग एंड क्वीन को असल हेड माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन लिहाज से तो हेड बना दिया गया इसको, ठीक है, लेकिन पावर कोई और एंजॉय करता है। इन दिस सिस्टम द रियल पावर रिमेन्स इन द हैंड्स ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल एज इन ग्रेट ब्रिटेन
where the monarch reigns and but does not rule. The monarch is a titular head of state. सिर्फ वो एक रबर स्टैम्प की हैसियत से उसे रूलर बना दिया जाता है किसी स्टेट का. क्लियर है? क्लियर है जी. Republic. The administrative system where the head of the state gets power through direct or indirect election of the people is called republic. मतलब कुछ डायरेक्ट इलेक्शन हो जाते हैं, कुछ इनडायरेक्ट होते हैं. ठीक है, ये रिपब्लिक होती है. पब्लिक भी इसमें इन्वॉल्व है. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. The democratic system of administration where the administration is conducted by the Council of Ministers and the Council of Ministers remain responsible for their activities to the legislature is called the cabinet form of government or parliamentary form of government. In this administrative system, the real administrators are the cabinet ministers. मतलब असल तो काबीना की हुकूमत होती है ना पार्लियामेंट्री फॉर्म में. जो अक्सरियती पार्टी होती है वो अपनी हुकूमत बना देती है. ठीक है. ठीक. The head of the Council of Ministers is the Prime Minister. The cabinet form of government is there in Great Britain, India and Canada. Pakistan में भी है. ठीक है. The Prime Minister and other ministers are the members of the Parliament. The ministers are collectively responsible to the legislature for their policies and activities. The Council of Ministers will remain in power till the legislature support them. If the majority of the members of legislature brings the vote of no confidence against the ministers, दे रिज़ाइन. क्लियर हो गया? इसमें यही है कि अगर आपकी जो पूरी पार्लियामेंट है, अगर आपके ख़िलाफ़ वोटिंग होती है कि आपको अब एतमाद नहीं रहा, तो वो पूरी काबीना को रिज़ाइन करना पड़ता है. ठीक है. ठीक. इंटरप्रिटेशन ऑफ टर्म पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इस पर भी अलहदा से सवाल आ जाता है. मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैविंग द रियल एग्जीक्यूटिव पावर vested in a cabinet composed of members of the legislature who are individually and collectively responsible to legislature. Clear है? पहले जो हम इसका पार्लियामेंट का होगा उसको डिफाइन करेंगे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी ये जो होता है ये हाँ जी, अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे आता है तो जारी बात है इंट्रोडक्शन पहले आपको उसका लिखना पड़ेगा. फिर आप एक डायग्राम बना दें कि कितने किस्म की गवर्नमेंट्स होती हैं, उधर से होते हुए फिर पार्लियामेंट पे मेन पे आ जाना. थोड़ा सा आप वहाँ से भी एक्सट्रैक्ट ले सकती हैं. यहाँ तक क्लियर है? ये मैंने इसीलिए पढ़ाया है कि अगर आ गया ना तो आपके पास इतना मवाद होना चाहिए. डेफिनेशन. Gardner says that in a parliamentary form of government, there is close collaboration between the body that makes laws and is custodian of finances on the one hand and those who execute laws and spend money. मनी की पावर भी इसके पास है, लॉज को इम्प्लीमेंट करने की भी पावर इसके पास है. On the other hand, this system is also termed as responsible government as executive is accountable to the legislature. Clear है? Clear है. Merits of cabinet form of government. The main virtue of this government is responsibility. As the members of the majority party in the legislature form the ministry, there is little chance of conflict between the legislature and the administrative department. As the administration is conducted by the elected representatives of the people, the best law and improved type of administration are possible. Clear है यहाँ तक? Clear. In this system, the cabinet is responsible to the legislature, so the ministers cannot be arbitrary in their policies and activities. If they are arbitrary, the ministers are compelled to resign by the vote of no confidence. This administrative system is easily changeable. यहाँ तक क्लियर है आपको? ये पॉइंट्स प्लीज एक्सप्लेन करें. अच्छा, इसमें ये कहा गया है कि इस सिस्टम में ना कैबिनेट पार्लियामेंट को भी जवाबदेह होती है. ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं वो फैसले कर सकते पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए. अगर वो आर्बिट्रेरी ना शो करते हैं तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर आता है तो उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा. तो इसको तो फिर आराम से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को तो चेंज कर सकते हैं हम. क्लियर हो गया? जी क्लियर. अच्छा ठीक है. The legislature can remove the cabinet ministers. आवाज आ रही है आपको मेरी? जी मुझे आ रही है आपकी. The legislature can remove the cabinet ministers from power if they are considered unfit. तो पार्लियामेंट कैबिनेट सिस्टम को ख़त्म कर सकती है अगर वो समझते हैं कि अब वो काबिल नहीं रहे कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करें. ठीक है. Again, if the legislature is against the public opinion, the head of the state, on the advice of the cabinet ministry, can dissolve the parliament. By this system, such as balance can be maintained.
तो ये है कि अगर तो पार्लियामेंट पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ काम कर रही है तो हेड ऑफ द स्टेट काबीना से मशावरत करने के बाद पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है। इस तरह से बैलेंस मेंटेन रहता है। जी ठीक। क्लियर है आपको? हाँ जी। The merits of cabinet form of government. In this system of administration, there may be arbitrariness of the party. At any time, the government or the cabinet ministry may fall. So its stability is less. For this reason, the administrative policy and the continuity of long-term works cannot be maintained. अच्छा, अगर अब नेगेटिव क्या है कि आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जो अक्सरियत में है वही अपनी काबीना बनाएगी, ठीक है, अपनी मर्जी करेगी, तो स्टेबिलिटी तो कम है ना, कि अगर आप गलत काम कर रहे हो तो अपने काम को तो नहीं आगे जारी रख सकते, ठीक है। एट टाइम्स ऑफ इमरजेंसी क्विक डिसीजंस कैन नॉट बी टेकन थ्रू यूनानिमिटी, और इमरजेंसी की सूरत हाल में तो क्विक डिसीजन मेजॉरिटी डिसीजन से तो नहीं लिए जा सकते। क्लियर है जी। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. Presidential form of government is that form of government in which the administration is not accountable to the legislature. President is the real executive. The president is elected by the direct or indirect votes of the people. In the United States of America, presidential form of government is prevalent. In this system, all the powers are vested in the hands of the president. The president is not a member of the legislature. He is elected by the people for a fixed term. The legislature cannot pass a vote of no confidence against him. He can only be removed by impeachment. The president appoints the ministers and they are responsible to him. He can dismiss any minister at any time. हाँ जी, क्लियर हुआ आपको? क्लियर मतलब है जी। प्रेसिडेंशियल, ठीक है। रियल एग्जेक्टिव कौन है? प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिपोर्ट्स ऑफ द पीपल के जरिए किया जा सकता। अच्छा जी, interpretation of term. Merriam-Webster dictionary, a system of government in which the president is constitutionally independent of legislature. हर एक के असर से आज़ाद है। Merits of the presidential form of government. In this system, the government is comparatively stable. The president cannot be removed except through impeachment. As a result, long-term development plans can be taken and it is possible to execute them. At times of emergency, this system is helpful as the president can take quick decision. He does not have to take advice from anybody. यहाँ तक क्लियर है आपको? ये थोड़ा थोड़ा तो सिमिलर ही है ना उससे, हाँ, डिक्टेटरशिप। अरिस्टोक्रेसी से काफी ज्यादा सिमिलर है कि अपनी मर्जी कर सकता है, बस इसे जी। इम्पीचमेंट के जरिए आप निकाल सकते हैं। बस सही। ठीक। ठीक हो गया? In this system, there is complete separation of power, so the executive, legislative, and judiciary departments are independent of each other and can work freely. Clear है? क्लियर है जी। The merits of presidential form of government. The head of the state is real executive. As the president and the ministers are not responsible to the legislature, they may turn to be autocratic and irresponsible. Sometimes conflict between the executive and the legislature arises. As the legislature is not under the control of the president, he cannot pass law at the time of necessity and it hampers his administration. जी क्लियर है? ये 2 पॉइंट्स बता दीजिएगा। देखें, प्रेसिडेंट और उसके मिनिस्टर्स जो है ना, वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें अरेस्टोक्रेसी है, सदर के मुताबिक जिंदगी गुजरेगी, ठीक है। तो इसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो जब पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के कंट्रोल में नहीं रहती तो वो लॉ पास कर देता है ज़रूरत के तहत और एडमिनिस्ट्रेशन में रुकावट बनने की कोशिश करता है, ठीक है। ठीक है जी। Unitary government. A unitary government is a government in which all the powers of the state are concentrated in the hands of the central government, sanctioned by the constitution. The local government derive their power from the central government. In this system, the constitution does not make arrangements for the distribution of power between the local and the central government. यहाँ तक क्लियर है आपको? तमाम अख्तियारात का दारोमदार मरकजी हुकूमत होती है, इसमें एक ही पावर होती है जो इंजॉय करती है, ठीक है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट नहीं आता। मरकजी कौन सी होती है जी? जैसे कैपिटल होता है ना, एक मरकज बना दिया जाता है। हमारी तो है ना फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि असल आप कह दो इस्लामाबाद इसका मरकज है, तो बाकी ऑटोनमस बॉडीज हैं, सबको इख्तियार दिए जाते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ इख्तियार एक ही हुकूमत इस्तेमाल करती है, आगे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, ठीक है। In Bangladesh, there is a unitary government for the convenience of administration of unitary government.
The state is divided into some parts. In these parts, local government are formed to squeeze or expand the power of the government depends on the will of the central government. Clear है? Clear है जी. Merits of the unitary government. In the system of unitary form of government, the same law, policies, and the same administration prevail in the country under one government. Under this system, the administration becomes strong. National unity is integrated. As all the powers are in the hands of one government, greater skill and efficiency is reflected both in the domestic and international affairs. क्योंकि एक ही गवर्नमेंट ने सब कुछ इम्प्लीमेंट करना होता है तो नेशनल यूनिटी और स्ट्रेंथ नजर आता है. हुकूमत आपको यकजा नजर आती है हर मामलात के हवाले से, चाहे वो आपके नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो. क्लियर है आपको मेरी बात? अच्छा. Demerits of unitary government. In the unitary system of government, the local government have no power. They carry on administration depending on the will of the central government. Very often, the central government does not know the local problems and grievances, so the laws passed by the central government may not be useful according to the needs and demands of the local government. हाँ जी, clear है आपको? Clear है जी. Federal form of government. In the system of administration, where the constitution distributes the power between the central government and the provincial government, it is called the federal government. This system is there in India. हम पाकिस्तान का वाला दे सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स भी लिखा हुआ है, आपकी मर्जी है. In the system there are two types of government, the central government and the state government. एक मरकजी हुकूमत होती है और एक वहाँ के उस इलाके की हुकूमत होती है. ठीक है. The constitution distributes power between the central and state government. The subjects concerning the total interest of the state remain under the central government and the subject concerning the local interest remain in the state or provincial government. यहाँ तक क्लियर है आपको? ये थोड़ा सा अपने वर्ड्स में बता दीजिए. इसमें यह बताया गया कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है. स्टेट गवर्नमेंट का मतलब होता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट. दोनों अख्तियार इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन असल जो मरकज के पास सारा अख्तियार होता है. In the matters of regional administration of state government enjoys self-government. In this system of administration, the constitution is written and it is rigid. जी क्लियर है? हाँ जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मुझे आ रही है आपको. आपको क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी. जी ठीक है. Merits of the federal government. In a federal system, the unit of provincial government maintain national unity, keeping this separate entity. Provincial government भी अपनी अलग हैसियत कायम करती है. The federal system of administration is a political contrivance. Powers are distributed between the central and provincial government by the constitution, so the burden of work of the central government is lessened. देखिए चूंकि पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना तो बर्डन ऑफ वर्क कम हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट पे. ठीक है. As a result, the scale of both the government increases. Besides, as there is the distribution of specific powers, the central government does not interfere with the administration of the provincial government to become autocratic. तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनके अपने मामलात में मुदाखलत नहीं करती. ठीक हो गया. डीमेरिट्स क्या हैं इसके? In this system of administration, the state government create laws for their own necessity and convenience, so there is no similarity in law and administration in different state of governments. In the different parts of the same state, different types of laws are promulgated. In both the governments conflict regarding right cops up. As the powers are divided between the two government, the central government become weak in many respect. अब इसमें क्या होता है कि बाज़-औक़ात ना सिमिलैरिटी नहीं पाई जाती कवानीन में क्योंकि वो अपनी ज़रूरियात के मुताबिक कवानीन बनाते हैं और इसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कमज़ोर हो जाती है कई पर्सपेक्टिव से. ठीक है. ठीक है जी. वो कुछ नहीं वहाँ कर सकती. हाँ जी. जी काफ़ी है जितना आज काफी है. चला मैं इसको आपको भेज देती हूँ. इसका मैं आपको एक और हैंड आउट दिखा देती हूँ.